फोर मिसाइल का परीक्षण बिल्कुल सफल हो चुका है और ऐसे में आने वाले समय में ये कितना ज़्यादा जो है न्यूक्लियर ट्राइड को विश्वसनीय बनाता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। जय हिंद तरन्नुम जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 3 दिन पहले 23 दिसंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें साफ लिखा है कि चीन के 3 सैनिक लक्ष्य हैं: ताइवान, साउथ चाइना सी में द्वीप और अरुणाचल प्रदेश। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारे थल सेना के सेना अध्यक्ष जन उपेंद्र द्विवेदी ने 17 मार्च को इस साल कहा था कि टू फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। ये जो अब के 4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, ये एक बार फिर दिखाता है कि भारत अपनी सैनिक तैयारी में दिन प्रतिदिन लगा हुआ है। और इससे, जैसे आपने सही कहा, जो हमारा ट्रायड सिस्टम है जिसमें कि हम जो न्यूक्लियर हथियार हैं उसको हम थल से, जल से या वायु से उसे दुश्मनों पे दाग सकते हैं, ये उसमें एक और बड़ी हमारी सफलता है। आज की तारीख में भारत के पास पूरा ट्रायड सिस्टम है जिसमें हम किसी भी दुश्मन देश में कहीं से भी हम परमाणु हथियार दाग सकते हैं। और ये के 4 मिसाइल एक बार फिर दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो विजन था वो कितना सफल हो रहा है। और इस मिसाइल ने अपने नाम से के 4 से यानी कलाम 4 से एक नमन और सलाम दिया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को, जो कि मिसाइल मैन माने जाते थे भारत में, जिन्होंने पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में काफी छानबीन की, रिसर्च की और उसे डेवलप किया। ओवरऑल अगर हम देखें, ये जो के 4 मिसाइल का सफल परीक्षण है, ये डेफिनेटली भारत की सैनिक शक्ति में बहुत बड़ा इजाफा है। और हमारे जो न्यूक्लियर डेटरेंट है, जैसे अभी दीवान साहब ने सही कहा कि हमारा, हालांकि हमारा जो NFU है, नो फर्स्ट स्ट्राइक हमारी जो पॉलिसी है, लेकिन हम किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जैसे हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ हफ्ते पहले कहा था, हालांकि भारत की जो पॉलिसी है वो नॉन फर्स्ट स्ट्राइक की है, लेकिन अगर हमें लगेगा तो उसे हम फर्स्ट स्ट्राइक में भी तब्दील कर सकते हैं। यानी इस वक्त भारत सारी सैनिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से अग्रसर है उसे और इजाफा देने। बिल्कुल, यानी कि ये आने वाले समय में गेम चेंजर जरूर साबित होगा। भूषण साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर अगर हम दुश्मन की नजर से देखें तो के 4 सबसे बड़ा डर क्यों है? सबसे बड़ा डर तरन्नुम जी इसलिए है, जो सबमरीन होती है वो दिखती नहीं है, वो अंडर वाटर हिडन है, और कहाँ हिडन है ये भी पता नहीं। ऐसा समझिए आप, 3,500 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कि मालूम नहीं साउथ चाइना सी के ऊपर भी हम अटैक कर रहे हैं, और बैठे हम पोर्ट ब्लेयर के पास समझो, या बैठे हम लेट्स सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश के पास। तो ये तो एयरक्राफ्ट में नहीं हो सकता, और छुपी हुई है, कहां बैठे हैं कोई देख नहीं पा रहा है। सबमरीन दुनिया में कहीं भी हो सकती, अच्छा ये फिलीपींस के पास भी हो सकती है। तो ये तो एयरक्राफ्ट अगर आएगा न्यूक्लियर वेपन को लेके, वो तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये सरप्राइज और हिडन एलिमेंट जो है, ये सबसे बड़ी चीज इस सबमरीन के अंदर है। और आने वाले में जो है वॉरफेयर जो है, ये सबमरीन पूरी लड़ाई आप देखना, पूरी लड़ाई नेवी की, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि आगे वाली आने वाली लड़ाई जिसमें भी मेजर पावर बनना है, जिसके पास स्ट्रांग नेवी है वही मेजर पावर बन सकता है। एक कहावत है, ही हु कंट्रोल्स ओशंस कंट्रोल्स द वर्ल्ड, वो बनने वाला है नंबर 1। क्यों? नेवी क्या है, अब आप समझो, आपने ग्वादार पोर्ट भी जाना है तो पूरा आपका जखीरा चला गया, एज एफ जी। इंडिया वहां चला गया, एक किला वहां चला गया, तो दुश्मनों कहीं भी ले जा सकते हैं। और सबमरीन तो उससे भी घातक है, दिखती नहीं है। तो ये तो नेवी की बात। अभी अंडर वाटर लड़ाई 20-30 साल में सारी नेवी की लड़ाई भी अंडर वाटर ही होगी। ये जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन SSBN, आप देखना, और ये अकेली नहीं चलती है, इसका 3 कॉन्वॉय होते हैं, एस्कॉर्ट UAV USV होते हैं, अंडर वाटर समर व्हीकल प्रोटेक्ट करने होते हैं। सबसे बड़ी बात, बैशन बैशन माने एक प्रोटेक्टेड एरिया में, जैसे हमारा एयरपोर्ट होता है, कई जहाज खड़े हैं, अंडर सी हमने बना दिया ऐसी बैशन जहां पड़ी हुई है। तो ये दुनिया में आप, और ओपन देखिए, जो 12 नॉटिकल माइल जो होती है वो तो टेरिटोरियल लिमिट है, वो आपका लैंड है, फिलीपींस का लैंड है, चाइना का, मैं नहीं जा सकता हूँ ओपन ओशन में, कहीं भी जा सकता हूँ। तो बड़ा भारी खतरा है, सरप्राइज एलिमेंट। और ये तो अभी बढ़ेगा आगे रेंज, 5,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर। और आपको बता दूं,
तरन्नुम जी, खाली 6 कंट्रीज है इंडिया को मिला के जिनके पास कैपेबिलिटी है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत है, यूके और फ्रांस। मेरा और अगला आने सवाल भी वाले आपसे यही था कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में ये कितना ज्यादा सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। सक्षम इसलिए है, देखिए, सेकंड स्ट्राइक माने दुश्मन को पता है मेरे पास सेकंड स्ट्राइक है। दुश्मन ये ना समझे अरे भाई न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो इंडिया तो खत्म, या इंडिया का इतना पार्ट खत्म। आपकी आंख निकालनी जाएगी। क्यों? आपको मालूम नहीं हमारे पास क्या छुपा हुआ है। हम ठीक है प्रिंसिपल लोग हैं, हम फर्स्ट अटैक नहीं करते, पर आपको पता है हमारे पास सेकंड स्ट्राइक है। फर्स्ट स्ट्राइक तो आप कर लो, हम नहीं करेंगे। जैसे वो आक्रांताओं से लड़ाई होती थी तो पहला वार हम नहीं करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं पहला वार करके झटके में आप बच जाओगे। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सेकंड स्ट्राइक हिडन, जो आप देख नहीं पा रहे। लैंड में तो पता लग जाता रेडार से, और एयर का भी स्लोअर है। और दूसरी बात सबमरीन डिटेक्शन में आपको बताता हूँ, बड़ी भारी बात है। मैं नेवी में सोनार का ही देखा है मैंने काम। सोनार साउंड में क्या होता है, अभी आप देखो, जैसे आप एक ग्लास है, एक ग्लास पानी का लें, उसमें अगर आप पेंसिल भी डाल दें, आपको लगती है पेंसिल लगती टेढ़ी लगती है ना, पेन टेढ़ी। मतलब जो वेव्स हैं वाटर के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट तो शीशे से होता है, रिफ्लेक्ट माने बेंड हो जाती। तो सबमरीन है कहां, और सोनार जो एनिमी की डिटेक्ट कर पा रही है वो नहीं कर पा रही, उस शेडो जोन में है कहां, दिखती कहां है? दिखती भी नहीं है, शेडो जोन बन जाते हैं। क्यों? वाटर जो है, वाटर एक डेंस मीडियम है। नीचे समुद्र ऊपर ऊपर की सतह से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बदलती है। यानी कि ये ऊपर कहना गलत नहीं होगा कि दुश्मन को चकमा देकर ये निकल सकती है। 100%, 100%। है ना? और सेकंड चीज ये है कि, सेकंड चीज ये है कि, और ये देखिए नॉर्मल समझ, हमारी बड़ा दुख हुआ 71 वॉर में जहां मैं लड़ा हूं, तो हमारी खुखरी डूब गई, जहाज डूब गया। तो उन दिनों तो सबमरीन से डूबा, उनकी जो सबमरीन थी पाकिस्तान की। तो क्या होता है, सबमरीन जो होती है, सबमरीन भी वल्नरेबल होती है। क्यों? उसको हर, जो नॉर्मल सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, क्यों? उसको हर कुछ टाइम में निकलना है ऊपर एयर लेने का। क्यों? बैटरी से चलती है। आपको पता है कार बैटरी भी होती है, तो एयर चाहिए उसको, एयर लेने के ऊपर आता है, वो ऊपर आता है तो डिटेक्ट हो जाता है। पर न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर रिएक्टर है, और न्यूक्लियर रिएक्टर तो चल रहा है, महीनों महीनों तक चल रहा है, पता नहीं छुपा हुआ है कई महीनों तक। तो सरप्राइज एलिमेंट, हिडन एलिमेंट। और सबमरीन से सोनार, जो भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट होता है उसको सोनार से डिटेक्ट करते हैं। सोनार डिटेक्शन बड़ा भारी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको हर एरिया में जो वाटर का बिहेवियर है अलग बिहेवियर है। मतलब बे ऑफ बंगाल में वाटर का बिहेवियर अलग होगा, इंडियन ओशन में अलग होगा। जब बिहेवियर अलग होगा तो हमारी सबमरीन कहां पड़ी है, एनिमी डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। रेडार तो रेडार है, रेडार तो कहीं भी हो, चाहे पूना में देखें, दिल्ली में देखें, रेडार देख पा रही है। सबमरीन का तो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसा वाटर है, कैसा टेम्परेचर है, कैसी डेंसिटी प्रोफाइल है।